नमस्कार, मैं सुमित स्वर्णकार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने शो बातचीत में। दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए इतना ज्यादा खास है कि जिसकी मैं व्याख्या बयान नहीं कर सकता, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वर्ल्ड चैंपियन। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन वर्ल्ड चैंपियन। तो दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री प्रमोद भगत जी, जो कि बैडमिंटन में पैरालंपिक में वर्ल्ड चैंपियन है। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में शॉर्ट में बता दूं तो ये 6 टाइम्स के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं एंड करंट इनकी रैंकिंग वर्ल्ड सेकंड बेस्ट पैरालंपिक बैडमिंटन प्लेयर की है। तो आज के इस एपिसोड में सर के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे, उनके खेल के बारे में जानेंगे और बहुत कुछ स्पेशल जानेंगे। तो बने रहेगा आज की वीडियो में। तो सर, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इतना बिजी शेड्यूल निकालकर आप यहाँ पर आए हमारे लिए, ये बहुत गौरव की बात है हमारे उड़ीसा वालों के लिए भी कि हमारा यहाँ का एक पूरे दुनिया में अपना नाम लहरा चुका है। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। तो इनके बारे में जानेंगे। तो सर, आप बताइए कि आपका बैकग्राउंड कैसा रहा बचपन से और आपने बैडमिंटन में किस तरीके से आपकी एंट्री हुई, वो जरा बताइए। बेसिकली हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो एक्चुअली हर बच्चों की तरह मैं भी क्रिकेट में रुचि रखता था। और फिलहाल जब मैं खेलना स्टार्ट किया, क्रिकेट खेलते खेलते एक दिन पता चला पड़ोस में जो सीनियर भैया थे उन्होंने कोर्ट बनाया। उनको देख के अच्छा लगा कि नहीं, बैडमिंटन भी गेम होता है, तो उसको मैंने फिर से स्टार्ट किया खेलना। ऐसे नॉर्मली मुझे लगता था कि ऐसे खेलना है, टाइम पास है, तो मैं स्टार्ट किया। जब खेलने लगा तब मुझे पता चला कि इसका अहमियत क्या है, इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। तो उस एंगल से मैंने स्टार्ट किया और 2005 में मैंने पहली बार पैरा बैडमिंटन खेला, जो कि नालको में हो रहा था। सेकेंड ऑल इंडिया सुपर 6 टूर्नामेंट हुआ था, वहां पर खेला। उससे पहले मैं अपने बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोकल टूर्नामेंट है, कि संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में जितने लोकल टूर्नामेंट है, कि बलांगीर हो गया, ये अपने वेस्टर्न उड़ीसा जितने भी लोकल टूर्नामेंट थे उसमें मैंने खेला था। और मैं वहां से फिर आगे निकला, फिर जाके मुझे फाइनली मौका मिला अनुगुल में, नालको नगर में खेलने को मिला मौका। और वहां पर मुझे सिंगल डबल दोनों में मैं चैंपियन रहा था। उसके बाद मुझे आगे बढ़ने का एक दिशा मिला, प्रेरणा मिला, जिससे मैं आगे बढ़ता गया और मैं आज यहाँ हूँ। सर, एक व्यूअर ने आपसे एक क्वेश्चन पूछने को बोला है। उनका ये कहना है कि हमारा इंडिया में अगर हम बात करें तो क्रिकेट में जितना ज्यादा मतलब सपोर्ट मिलता है, पॉपुलैरिटी है, उतनी बाकी गेम्स में नहीं मिलती है, लेकिन आपने उसके बावजूद भी बैडमिंटन जैसे खेल में भारत के लिए गोल्ड लेकर आया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जहां तक मेरी जानकारी है, आप शायद भारत के पहले वो हैं जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। तो सर, आपको इनिशियल फेज में ट्रेनिंग में कैसे आपको मतलब मदद मिली, क्योंकि हमको बाकी स्पोर्ट्स की इतनी ट्रेनिंग हमारे यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसके बावजूद भी आपने इस एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग ली और फिर आगे जाके गोल्ड मेडल जीता। तो ट्रेनिंग का फेज आपका कैसा था, आपने कहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट करी? बेसिकली बरगढ़ जिला के छोटे से गांव आताविरा से मैं बिलोंग करता हूँ। और आपका बोलना सही है कि उस जमाने में क्रिकेट का बहुत प्रचलन था। सब कोई क्रिकेट को देख के इंस्पायर होते थे। कोई भी अदर स्पोर्ट्स में एडप्ट करने के लिए कोई नहीं चाहता था कि अदर स्पोर्ट्स में खेलूं। बट मेरा भी थॉट यही था कि मुझे नॉर्मली खेलना है। बट स्टार्टिंग धीरे धीरे जैसे जैसे खेलना स्टार्ट हुआ, अपने वेस्टर्न उड़ीसा में बेसिकली ओपन टूर्नामेंट्स हुआ करते थे, जिसमें हम एज ए कैजुअली जो आउटडोर एथलीट होते हैं वो खेलते हैं। तो वहाँ मेरा खेलना शुरुआती दिनों में चालू हुआ। और डेफिनेटली वहाँ पर मट्टी के कोर्ट रहते हैं, सीमेंट के कोर्ट होते हैं और उसमें खेलना होता है। वो एक्चुअली कहा जाए तो बैडमिंटन इंडोर स्पोर्ट्स है, बट आउटडोर स्पोर्ट्स एक ये रिक्रिएशन के टाइप में किया जाता था। तो वहाँ पर धीरे धीरे खेलना स्टार्ट हुआ। तब इतना फैसिलिटीज भी नहीं थे कि ट्रेनिंग करना है, एक कोच आपको ट्रेनिंग करेगा। जो सीनियर्स थे वो हमें थोड़ा एडवाइस देते, उस अकॉर्डिंग हम खेला करते थे। तो ऐसा था। बट हाँ, अगर आज का दौर देखा जाए तो आज आप नहीं बोल सकते खाली क्रिकेट को देखा जा रहा है। आज का भारत पूरा अलग है और आज के भारत में आप देखें तो सब स्पोर्ट्स को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। आप अगर एग्जांपल दिया जाए, नीरज चोपड़ा हो गया आज की डेट में, फिर अपना हिमा दास हो गई, मुझे देख लीजिए प्रमोद तो आज हमें बहुत इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। और मैं सोचता हूँ जो मैंने डिसीजन तब लिया कि मैं बैडमिंटन खेलूंगा, वो मेरा लगता है सही डिसीजन है, बेस्ट डिसीजन था। जो कि मैं आज 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुका हूँ, 2 टाइम एशियन गेम में गोल्ड मेडल रह चुका हूँ और 1 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडल रह चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि मैंने जो डिसीजन लिया था, जब मुझे शुरुआती दिनों में जो हमारे सीनियर्स ने सपोर्ट किया, हमारे सोसाइटी ने जो मुझे सपोर्ट किए, जिस कारण मैं आगे बढ़ पाया और आगे आया और ये मुकाम हासिल किया। डेफिनेटली अकेला आदमी एक रूरल एरिया से आके इतना अचीवमेंट करना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बैडमिंटन एक एक्सपेंसिव गेम है। बट सबका सपोर्ट था,
नॉट ओनली बरगढ़, संबलपुर में भी मैं 5-6 साल रहा हूँ, तो वहाँ से भी अच्छा सपोर्ट मिला था मुझे। और बरगढ़ हो गया, मेरे लोकल, स्पेशली मेरे जो लोकल सीनियर्स थे, जो लोकल सोसाइटी थी, सबने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट के जरिए मैं आगे बढ़ा और ये सब मैं अपने देश के लिए ला पाया। अपने जो वेस्टर्न उड़ीसा या उड़ीसा के जो पब्लिक है उनके लिए मैं कुछ कर पाया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, जहाँ तक मेरे पास जो डेटा है, आपके पास अभी मोर देन 46 मेडल्स हैं। मोर देन 50 हो चुके हैं। मोर देन 50 हो गए, वाह, हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो गई है। ओके, तो सर जैसे आपने बोला कि बैडमिंटन एक एक्सपेंसिव गेम होता है, तो इसमें आपको फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट मिला? क्या गवर्नमेंट ने कुछ आपको सपोर्ट किया? इनिशियल फेज में तो देखिए, जब आपके पास कोई पहचान ही नहीं थी, तो गवर्नमेंट भी आपके पास आई नहीं हो। गवर्नमेंट आपको तब पहचानी जब आपने टोक्यो में पूरा कारनामा करके दिखा दिया। मुझे याद है उस दिन, मतलब जितने मेरे कॉन्टेक्ट है उसमें लगभग सारे के सारे व्हाट्सएप स्टेटस पे सर को लोग ग्रीट कर रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, क्योंकि जब आप कुछ करते हो ना, आपका काम आपको एक आपकी कामयाबी जो है वो आपको आपकी पहचान दिलाता है। तो उसके पहले तक आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कैसे मिलता रहा? जैसे कि मैंने कहा कि जो सीनियर्स थे वो सपोर्ट करते थे। जो एक्चुअली इनिशियल स्टेज में फैमिली भी बोलती थी कि नहीं ये मत खेलो, बैडमिंटन खेलना क्या है, घर में पैसे चाहिए होते। हाँ, तो वो बोले नहीं। बट बाद में जब फैमिली को पता चला कि थोड़ा मेरा खेल के प्रति ज्यादा रुचि है और कुछ मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूँ खेल के लिए प्रयास, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया। और हाँ, जब मैंने शुरुआती दिनों में स्टार्ट किया तब गवर्नमेंट का कुछ सपोर्ट नहीं था, गवर्नमेंट पहचानती नहीं थी हमें, ना ही गवर्नमेंट से हम कम्युनिकेट कर पा रहे थे। धीरे धीरे मुकाम बढ़ता गया और आई थिंक 2007 या 8 में पहली बार हमें स्टेट अवार्ड मुझे मिला। तब मुझे रिकॉग्नाइज मिला कि हाँ, एक पैरा बैडमिंटन होता है, प्रमोद भगत ये खेलता है। उड़ीसा गवर्नमेंट में वो मिला था। वहां से धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। और कहते हैं ना कि आप अगर अचीवमेंट को कोई रोक नहीं सकता है, अगर आप अचीवमेंट कर रहे हो तो वो दिखेगा ही दिखेगा। तो वही था, मेरी अचीवमेंट आगे बढ़ती गई और मुझे सपोर्ट भी धीरे धीरे मिलता गया। तो उसके बाद 8 के बाद 9 हुआ, 10 हुआ, फाइनली मुझे 2014 में फुली रिकॉग्नाइज दिया गया उड़ीसा गवर्नमेंट के थ्रू से, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिला सपोर्ट एज ए फाइनेंशियली। जो मैं बोल रहा हूँ 14 से हमारा स्टार्ट हुआ और उसके बाद धीरे धीरे आप आज के डेट में आज हमें सेंट्रल से भी सपोर्ट मिलता है, स्टेट से भी सपोर्ट मिलता है। बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनियां हैं जो कि हमें सपोर्ट करती है और जो भी हमारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है हम इजीली एक्सेस करके इजीली ट्रेनिंग इक्विपमेंट गवर्नमेंट से अप्रोच करके लेके अपना जो भी शेड्यूल है, एब्रॉड ट्रेनिंग जाना हुआ, सब हो सकता है। तो आप देखिए 0 से आप 100% तक भी सफर कर सकते हैं। और आज जो स्पोर्ट्स इंडिया में है वो बहुत बूम कर रहा है और मैं तो बोलूँगा पूरे विश्व में अभी इंडिया ग्रोथ लेवल पे है स्पोर्ट्स, और जिसका आप रिजल्ट देख पाएंगे आने वाले समय में। और मुझे लगता है कि 2024 जो पेरिस ओलंपिक है उसमें आपको पता चलेगा कि कितना क्रेज है, क्योंकि 2020 का आप ऑलरेडी देख चुके हैं। 24 में आप पूरा देखेंगे कि क्या है भारत स्पोर्ट्स में। सर पूरा भारत उम्मीद लगा के बैठा है कि 2024 में भी इस बार प्रमोद भगत गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। तो सर आप अपने होम टाउन के लिए रिगार्डिंग स्पोर्ट्स, क्या आपका कुछ ऐसा सपना है कि यहाँ पर कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम खोले ताकि बच्चे यहाँ पर सीख सकें? बेसिकली हमारा जिस एरिया में हम बिलोंग करते हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स को लेकर इतना अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, तो क्या आपका ऐसा कुछ विजन है? डेफिनेटली, जहाँ से हम ग्रोथ किए वहाँ से मेरा होप है, मेरा सपना भी है कि मैं कुछ करूँ उस एरिया के लिए। इवन मैं संबलपुर में 4 साल कोच भी था। तब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पर कोचिंग सेंटर खोल रखे हैं जिसपे वो बच्चे को बैडमिंटन ट्रेनिंग दे रहे हैं। मेरा भी थॉट है कि मैं संबलपुर, बरगढ़ ये दोनों जगह पे एक अच्छा इंस्टीट्यूट खोलूँ जहाँ पर बच्चे आए, ट्रेनिंग करें और जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं शेयर करूँ और यहाँ के बच्चे भी मेरी तरह देश में जाके, विदेशों में जाके अपना नाम रोशन करे। अपना नाम नहीं, पूरे समाज का, फैमिली का और हमारे जो गांव है उनका भी नाम रोशन करे। तो ये मैं चाहता ही हूँ और इन फ्यूचर में उसको एग्जीक्यूट करूंगा कि ये चीज हो हमारे लिए और हम कुछ कर सके अपने देश के लिए। बढ़िया सर, बहुत अच्छा आप सोच रखे हैं। तो बहुत सारे दर्शकों को शायद एक बात का मालूम नहीं है, आपको बता दूं मैं। सर जब 5 वर्ष की आयु के थे तब उनको पोलियो हो गया था और उनका जो लेफ्ट पांव है जिसमें उनको प्रॉब्लम है, एंड उसके बावजूद भी जहां पोलियो होने के कारण लोग ठीक से चल नहीं पाते, उस परिस्थिति में भी आप वर्ल्ड चैंपियन बने, तो ये अपने आप में मतलब अद्भुत है। तो सर ये असंभव का संभव आपने कैसे कर दिया? अब बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीच सुने होंगे कि अब
अपने आप पे बिलीव करो, आगे बढ़ो, डेफिनेटली आप जो चाहते हो कर सकते हो। तो वही थॉट था, क्योंकि जब हम बचपन से, आपने जैसे कहा 5 साल से मुझे पोलियो था, तो मैं जब पोलियो से जब मैं रिकवर हुआ, आगे आया, तब जब मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, तब मुझे इतना फील नहीं था कि मतलब ये मेरा लैपटॉप इफेक्टेड है, मुझे कुछ ऐसा ना ही, तब हमारे फ्रेंड सर्कल में भी कोई इतना फीलिंग्स थी। बट जैसे मैंने स्पोर्ट्स में कदम रखा, खेलना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे मुझे ये सब फीलिंग्स स्टार्ट हुए कि ऐसे करना वैसे करना। तो वही चीज़ को मैंने पॉजिटिव वे में लिया कि नहीं, मुझे कुछ करना है और मुझे प्रूव करना है। क्योंकि मैं जब खेलने गया तब मुझे एज ए सोसाइटी में यही बोला है कि तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा लेफ्ट लेग इफेक्टेड है, तुम खेलोगे शायद कुछ इंजरी हो जाएगा, कुछ हो जाए, तो सब डरते थे इस एंगल से। तो मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता, अगर सब कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उस जज्बे को लेके मैं आगे बढ़ा, और वही था, अगर मेंटली अगर आप प्रिपेयर हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो वही हुआ, मैं मेंटली प्रिपेयर था, मैंने अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट किया, ट्रेनिंग हार्डवर्क किया। जैसे कि आपने कहा, जो मंजिल मैंने देखी थी सपनों में, उसे पूरा कर सकता। दिन का कितना घंटा ट्रेनिंग करते हैं आप? अगर हम पहले देखा जाए तो, अगर मैं शुरुआती दिनों में बोलूँ तो 2 से 3 घंटा करता, क्योंकि हमें इतना नॉलेज नहीं था ट्रेनिंग का, कैसे क्या किया जाता है। तो मैं अपने हिसाब से अपना हार्डवर्क किया करता हूँ 2 से 3 घंटा। बट अगर अभी देखा जाए तो अभी हम 7 to 8 आवर हम ट्रेनिंग करते हैं। 7 to 8 आवर्स डेली? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि अब आपका एक विजन भी होता है कि हमें ये करना है। जनरली 6 आवर होता है, बट अभी जैसे आप क्लोज होते जाते हैं टूर्नामेंट के, जो विजन आपका होता है, तो हम मिनिमम आप मैक्सिमम 7 आवर तो करते ही हम ट्रेनिंग। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, जो लोग कहते हैं बैडमिंटन बस सिंपल सा गेम है, बस खाली रैकेट लेके इधर घूमना फिरना है, एक वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए डेली 8 से 10 घंटे की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपको बता दूं, मैं अभी रिसेंटली अगस्त में होने वाला है पेरिस 2024 पैरालंपिक्स, जिसके लिए सर की बहुत कड़ी तैयारी है। मैंने इनका एक आर्टिकल पढ़ा था, जहां पर ये हफ्ते में 6 दिन, कम से कम 6 दिन 7 से 8 घंटा का कड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके अंदर आई थिंक अपार्ट फ्रॉम बैडमिंटन फुटबॉल खेलना भी है, क्रिकेट खेलना भी है, स्विमिंग भी है, मेडिटेशन भी है। तो हर एक एस्पेक्ट से अपने आप को मजबूत करना पड़ता है। देखिए, आपको वो सिर्फ आधे एक घंटे का गेम लगता होगा, लेकिन उस आधे एक घंटे के गेम को खेलने के लिए एक वर्ल्ड चैंपियन अपने जिंदगी का मान के चलिए कंप्लीटली 50% दे देता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर, हमने बहुत सारी मूवीज में देखा है कि जब आप एक स्पोर्ट्स में एक अच्छे लेवल पे जाते हो, आपको और अच्छा करने के लिए नेशनल लेवल पे खेलने की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस नेशनल लेवल में जाने तक रास्ते में आते हैं कुछ करप्ट ऑफिशियल्स, जो मतलब भैया पैसे दो, आपको एंट्री दिला देंगे, आप गेम खेलो। ऐसा हमने बहुत सारी मूवीज में देखा है, और टू सम एक्सटेंट ऐसे रियल में होता भी है। क्या आपको ऐसा कुछ सामना करना पड़ा था कि जहां पर कुछ ऑफिशियल्स आपको बोले होंगे कि भैया आप हमको पैसे दो, आपको नेशनल लेवल पे खिलाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे? ऐसे पॉलिटिक्स का क्या आपको? नहीं, देखिए, पॉलिटिक्स हर स्पोर्ट्स में होता है, और स्पोर्ट्स एक अनफेयर थिंग्स है। आप देखिए, कभी फेयर नहीं होता स्पोर्ट्स। अगर हम देखा जाए तो अनफेयर थिंग्स ही रहता है, क्योंकि अगर आप एक टूर्नामेंट खेले आते हैं तो बहुत सारे जगह से बहुत सारे बच्चे रिलेटेड होते हैं। अगर देखा जाए, कोई गरीब बच्चा है, किसी को गवर्नमेंट ने फाइनेंस किया है, किसी को कॉर्पोरेट ने फाइनेंस किया है, किसी के पास फुल्ली सपोर्ट है, तो सब जाके एक जगह पे जाके स्पोर्ट्स कंप्लीट करते हैं। जब वो स्पोर्ट्स कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं होता है कि ये पुअर फैमिली से बिलोंग है, ये रिच फैमिली से बिलोंग है, इसको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है, इसको कॉर्पोरेट सपोर्ट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जाके वो एक ही स्पोर्ट्स में कम्पीट करते हैं। तो ये ऑलरेडी अनफेयर थिंग्स होता है कि सब जगह से किसी को फैसिलिटी नहीं है, फिर भी जाके वो कंप्लीट कर रहा है, कोई फुल्ली फैसिलिटी में जाके वो कंप्लीट कर रहा है स्पोर्ट्स। तो ये होता ही है, और डेफिनेटली स्पोर्ट्स में बहुत अभी के टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी बढ़ रहा है, और जैसे जो चीज बढ़ता है उसमें बहुत सी चीजें पॉजिटिव नेगेटिव सब रहते हैं। तो डेफिनेटली हमें भी सामना करना पड़ा था, और जो कि होते हैं, आप उसको इग्नोर करके आगे जाएंगे तो डेफिनेटली आप जो थॉट देते हैं, जो आपका एम रहता है उसको, क्योंकि ये सब चीजें साइड बाय से होते रहती है। आपको अपना फोकस करना है, क्योंकि अगर आपका अचीवमेंट है तब कोई नहीं रोक सकता, वो चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे करप्ट हो, कोई आपको आपका रास्ता नहीं रोक सकता। तो मेरा बोलना यही है कि ऐसा चीजें बहुत आएंगी, बट उस सबको इग्नोर करके आप फोकस करिए अपने अचीवमेंट पे। आपका अचीवमेंट रहेगा, आपका फोकस रहेगा, तो आपको कोई भी अपने मंजिल से अलग नहीं कर सकता। सर, एक पेरेंट है जिनका हमारे पास मैसेज आया था, उनका कहना है कि मेरा बेटा अभी 6 साल का है, उसको भी चलने में थोड़ी दिक्कत होती है। जब वो चलता है तो थोड़ा सा पेन के कारण वो हिल के चलता है, जिसके कारण उसके सहपाठी उसका मजाक बनाते हैं, मजाक का पात्र बन जाता है वो। ऐसे में वो बच्चा बहुत ग्लानि फील करता है। उस चीज से कैसे ओवरकम करके आए? क्योंकि इन पेरेंट का यही कहना है कि उन्होंने आपके बारे में पता है, और आपको सारी दुनिया ही जानती है कि अपार्ट फ्रॉम ये प्रॉब्लम, फिर भी आपको भी शायद अपनी लाइफ में कुछ ऐसा मजाक कभी आपको सहना पड़ा होगा। तो इस इतनी कड़ी वाली फीलिंग से कैसे बाहर आ सकता है कोई? वो जरा उनको मार्गदर्शन कर दीजिए। देखिए,
आपका बच्चा जो बोल रहे हैं 6 साल का है और वो थोड़ा ये चल रहा है, तो अभी स्पेशली हमारे पीएम जी ने एक नाम दिया था डिसेबल्ड को, दिव्यांग। डेफिनेटली वो जो नाम दिया गया वो बहुत ही मीनिंगफुल है, क्योंकि देखिए पहले हम जब कोई हमारे घर में या कहीं पर या पड़ोस में कोई दिव्यांग बच्चा पैदा होता था तो उसको बहुत मतलब डिमोराइज किया जाता था कि नहीं ये बच्चा है, ये क्या करेगा आगे में, ऐसे क्या करेगा, ये क्या करेगा। बट आज के दौर में देखिए बहुत सारे फैसिलिटीज हो गए, गवर्नमेंट इतना फैसिलिटी दे रहे हैं। अगर जॉब में देखो तो जॉब का मतलब रिजर्व कोटा 5 to 6% हो गया है स्पेशली दिव्यांग लोग के लिए। अगर आप आपके बच्चे को आप स्पेशली इस जो 2024 पेरिस ओलंपिक है, पैरालंपिक है, वो दिखाइए और उसको स्पोर्ट्स में मुझे लगता है अगर वो ये चीज देखेगा तो उसको ज्यादा एक कॉन्फिडेंस आएगा और वो समझ पाएगा कि मैं साधारण इंसान नहीं हूँ और मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ जो कि नॉर्मल बच्चे नहीं कर सकते। और जो बच्चे उनको उपहास कर रहे हैं या कुछ उसको डिमोलाइज कर रहे हैं, वो ये देख के बहुत मोटिवेट होगा। और मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि 6 साल का बच्चा आपका है उसको स्पोर्ट्स में डालिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आज का जो भारत है स्पेशली दिव्यांग को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। जैसे अभी हमारे पेरिस ओलंपिक में एबल से दिव्यांग जो स्पोर्ट्स है उसमें डबल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। और आपने 2002 में टोक्यो में भी देखा होगा रिजल्ट उनके दुगने थे, यहाँ 7 मेडल थे, यहाँ 19 थे। तो बहुत ज्यादा हो रहा है दिव्यांग के प्रति सपोर्ट, गवर्नमेंट से भी मिल रहा है और स्टेट भी दे रही है और उसके बाद कॉर्पोरेट भी, जो कॉर्पोरेट कंपनी है वो भी आके बहुत सपोर्ट कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको इस ओलंपिक दिखाना चाहिए आपके बच्चे को, जिससे वो अभी 6 साल का वो कुछ समझ तो नहीं पाएगा बट वो मोटिवेट जरूर हो पाएगा जो आगे करने के लिए होना चाहिए। और आज हमारे टाइम में ये सब चीजें बहुत मीनिंगफुल होती थी, बट इस टाइम के दौर पे कुछ वैल्यू नहीं रखता कि आपका बच्चा कैसा है। जस्ट एक फोकस होना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या करेगा, आप उसी की दिशा पर रहिए, आप अपने बच्चे को सपोर्ट करिए, समझाइए। डेफिनेटली जो बच्चा आपका समझेगा, आप जिस एंगल समझाएंगे वो एंगल लेके वो आगे बढ़ेगा और जो लक्ष्य रखेगा उसको पाएगा वो। तो सर थोड़ा सा सीरियस सेट के थोड़ा सा नॉर्मल कैजुअल टॉक पे आते हैं। एक आपके फैन फॉलोअर इंस्टाग्राम में उन्होंने मैसेज किया था कि अगर आपके पास कोई एक सुपर पावर होती तो वो कौन सी होती, आप कौन सी पावर चाहते? गायब होने की, उड़ने की, या छोटा हो जाने की? हाँ देखिए, मैं उड़ने का थॉट देता हूँ क्योंकि हमारा सपना ही उड़ने का होता है। तो मेरा थॉट यही था कि उड़ के मैं सब पूरा वर्ल्ड जाऊँ, वहां पर ट्रेनिंग करूँ, वहां पर एक्सपोजर करूँ, वहां के सबके एक थॉट प्रोसेस क्या होता है वो देखूं। तो मुझे लगता है कि उड़ना सुपर पावर बेस्ट रहेगा कि आप पूरी दुनिया देख सकते हैं, आपके पूरे गांव समाज। अब बहुत बार हम ट्रैवल करते थे बाहर तरफ, तो हमें बहुत टाइम नहीं होता है कि हम अपने गांव में रह सके। मैं हाल ही 6 महीने बाद 7 महीने बाद मैं अपने गांव में भी आया हूं, जबकि हम ये बातचीत के जरिए आपसे हमारी बातचीत हो रही है। तो बहुत बढ़िया सर। कोई एक ऐसा खाना जिसके बिना आप रह नहीं सकते? घर का खाना, क्योंकि हम बाहर जा ट्रैवल करते हैं तो हमें घर का खाना नहीं मिलता है। हम बाहर में होटल्स में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, खाते हैं, तो घर का खाना हमें बहुत फील होता है। तो सर बीइंग अ वर्ल्ड चैंपियन, एक वर्ल्ड चैंपियन के लिए डाइट का क्या रोल है? डाइट मेंटेन करना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है डाइट मेंटेन करना, क्योंकि आप डाइट मेंटेन करके अपना फिटनेस, स्टेमिना सबको स्टेबल कर सकते हैं, जिससे आप जो एम रखते हैं उस पे आप उस एंगल से आप अपने आप को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो डाइट का बहुत ही अहमियत है स्पोर्ट्स कैरियर में। अगर आप बड़ा सपना देखते हैं तो बड़ाई के लिए बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जैसे आपने दंगल में देखा ही था, 2 सिस्टर को खट्टे खाने से मना किया गया था, उनके बाल काट दिए गए थे, उनको डेली सुबह उठ के ट्रेनिंग करना पड़ता था। तो ये सब सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तब जाके आप एक बोलते हैं ना, लोहा आग में तब के ही एक ढांचा बनता है या औजार बनता है। सर अगर आप किसी देश में जाना चाहते, मान लीजिए आपने एक कार्टून सीरीज देखी होगी डोरेमोन की, जहाँ वो मैजिकल डोर दिखाता है, उसमें जहाँ चाहे वहां जा सकते हैं। अगर आपको ऐसा मैजिकल डोर मिल जाए तो कौन से देश में जाना है? बहुत सारे कंट्री, बट स्पेशली जापान, जहाँ पर की टेक्नोलॉजी बहुत हाई लेवल पे है, वहाँ के आदमी बहुत सिंपल है, बहुत ऑनेस्ट रहते हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर आप ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ पर आप एक ऑनेस्टी देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम ये कंट्री, यूरोप भी बहुत सुंदर है, जहाँ पर आप जाके प्रकृति का नजारा देख सकते हैं। बढ़िया। कोई एक फिल्मी डायलॉग, हमारे यूजर्स की डिमांड है कि हमने जब भी प्रमोद सर को देखा बस सीरियस, बस खाली खेले जा रहे हैं, उनसे कोई फिल्मी डायलॉग जरा बुलवाइए। कोई एक वही है, हार के जीतने को बाजीगर कहा जाता है, क्योंकि हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम गिरते हैं फिर उठते हैं और हमारा उतार चढ़ाव रहता ही है।
तो मेरा मानना यही है कि आप जब गिरते हैं तब फिर से उठिए, फिर बढ़िए, फिर गिरिए, फिर उठिए। डेफिनेटली जितना आप गिरेंगे उतना ही ऊंचा जाएंगे। तो मेरा मानना यही है कि जब भी आपकी कोई हडल्स आते हैं उसको क्रॉस करिए, क्योंकि बचपन से मैं हडल क्रॉस करते ही आया हूँ। हडल क्रॉस करते करते मुझे ओलंपिक का गोल्ड मेडल मिला है। तो मेरा होप यही है कि जितना आप तपोगे उतना ही निखरोगे। तो यही है। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें से लेते हैं सर। अपार्ट फ्रॉम योर बैडमिंटन स्किल, आपने कोई एक और ऐसी स्किल है जिसके बारे में दुनिया को नहीं पता? ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि मैं बातें ज्यादा करता हूँ, तो मैं कहानियां ज्यादा सुनाता हूँ, तो मेरे जूनियर्स जो होते हैं मेरे से परेशान होते हैं। ये मेरा बहुत बड़ा स्किल है। आई थिंक हमारे लिए बहुत अच्छे गेस्ट है बातचीत के लिए फिर। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैं जूनियर्स को पकाता हूँ बहुत बार। तो ये मेरा अलग से स्किल है। बहुत जूनियर्स जो होते हैं मेरे से दूर भागते हैं कि भैया पकड़ लेंगे तो फिर। तो दोस्तों, अगर आपको सर की बातचीत अच्छी लग रही है ना, तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे सर से दोबारा एक और एपिसोड करवाएंगे बातचीत का। चलिए सर, वापिस आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे। आप जिस लेवल पे हैं, बीइंग अ वर्ल्ड चैंपियन, उस लेवल तक पहुंचने तक आपकी शारीरिक और मानसिक मांगों को आप कैसे मतलब हैंडल करते हैं? क्योंकि आपको मेंटली भी स्ट्रांग होना है, फिजिकली भी स्ट्रांग होना है। और बार हमने देखा है कि आप भले ही फिजिकली स्ट्रांग हो, लेकिन जब मैच में जाते हो आप मेंटली उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाते, और आपका कमजोर ओपोनेंट भी आपको हरा देता है। तो इन डिमांड्स को कैसे फुलफिल कर पाते हैं आप? डेफिनेटली, क्योंकि मुझे लगता है कि फिजिकल से ज्यादा मेंटली आपको प्रिपेयर होना चाहिए। और जब हम कोई भी स्पोर्ट्स हम जब जाते हैं तो हमारा 95% हमारा दिमाग काम करता है, 5% हम फिजिकल को काउंट करते हैं। एज मेरे अकॉर्डिंग मेरा थॉट यही है कि आप, ये मैटर नहीं करता कि आप साल भर कितना ट्रेनिंग कर रखे हो, ये मैटर करता है कि आप ऑन मैच में क्या एग्जीक्यूट कर रहे हो। क्योंकि हम जैसा एग्जीक्यूट करेंगे वैसा ही हमारा गेम प्लेइंग चलेगा। तो जैसे आपने कहा कि बहुत सारे होते हैं बहुत फिजिकल फिट रहते हैं, बट ट्रेनिंग में जाते हैं वो नर्वस हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एथलीट है जो कि अपना 100% नहीं दे सकते हैं। मैच में जाते हैं, उनका हार्डवर्क बहुत हार्ड रहता है, बट वो जैसी कोर्ट में उतरते हैं वो नर्वस हो जाते हैं। वो देखते हैं कि इतनी पब्लिक है, कैमराज है, ये देख के वो नर्वस होना स्टार्ट होते हैं और अपना परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मेरा बोलना ये है कि कॉन्फिडेंस रखो अपने पे, बिलीव योर सेल्फ और आगे बढ़ो। अगर आप अपने माइंडसेट से जाते हो डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म करोगे। अगर आपका माइंडसेट अच्छा है तो आप अच्छा ट्रेनिंग करोगे, अच्छा फिजिकल करोगे, अच्छा डाइट लोगे। क्योंकि हम जो सोचते हैं वही एंगल हम अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। अगर मैं सोचता हूँ मुझे मेरे आगे में ओलंपिक है, मुझे खेलना है, तो मैं उस अकॉर्डिंग ट्रेनिंग करूंगा, उस अकॉर्डिंग अपना हार्डवर्क दूंगा। जैसे मैं नॉर्मली डे में 6 आवर करता हूँ, अभी 8 आवर करूंगा, क्योंकि मुझे मेरा एम पता है। तो मैं अपने सोचता हूँ उस चीज को अकॉर्डिंगली ट्राई करता हूँ, उस अकॉर्डिंग अपने आपको ये करता हूँ। तो मैं अपने जो थॉट प्रोसेस उसको डेवलप करता हूँ। तो मेरा मानना भी यही है कि आप जो माइंड सेट करके जाते हो उस माइंड सेट से जब खेलना स्टार्ट करते हो, और डेफिनेटली जब जाते हो तो जीतने के नजरिए से जाओ। सेकंड कोई थॉट नहीं रहना चाहिए। कोई खिलाड़ी कोई भी आ गया है तो यही होता है। तो मेरा सबसे मानना चाहिए कि 95% माइंड का काम होता है, 5% जो होता है वो हम बॉडी फिजिकली ये करते हैं। क्योंकि अगर आप स्मार्टली खेलेंगे तो डेफिनेटली आपको इतना हार्डवर्क भी करना नहीं पड़ेगा। ये आप एग्जाम्पल आरसीबी देख लो। क्रिकेट देखा जाए तो लास्ट में सब बोल रहे थे कि आरसीबी हो गया, आज देखिए फाइनल है। तो ये सब चीज होते रहते हैं और डेफिनेटली एक माइंडसेट होता है जिससे आप कुछ भी कर सकते हो। तो बी कॉन्फिडेंट, बिलीव योर सेल्फ और फोकस करके रखिए। डेफिनेटली कोई चीज आपको रोक नहीं पाएगा। जब आप सर नेशनल लेवल के लिए खेलने जाते हैं ना, तो बीच में अगर आपके आस पास वाले को अगर किसी को पता चल जाए, वो लोग आते हैं पहले आपकी टांग खींचने के लिए। ऐसा कभी आपके साथ हुआ था? मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब मैंने कैरियर स्टार्ट किया तो लकीली मैं चैंपियन रहा था सिंगल डबल दोनों में। हमारे उड़ीसा में हुआ था ऑल इंडिया सुपर 6 नालको नगर में, तो वहाँ मैं सिंगल डबल दोनों चैंपियन रहा था। तो किस्मत से मैं शुरुआती दिनों से अच्छा खेलते आ रहा हूँ और मैं उस वक्त से स्टार्ट करने लगा था। तो ऐसा तो नहीं हुआ, बट हाँ एक बार ऐसा हुआ था, एक नया खिलाड़ी आया था जो कि नया था, उसने मुझे कंटिन्यूसली 2 बार हराया था नेशनल में। तो उस वक्त मेरी थोड़ी खिंचाई हुई थी कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा परफॉर्म कैसे गिर रहा है, मेरे कोच ने ज्यादातर कहा था। उसके बाद मैंने उस दिन ठाना था कि मुझे अभी और ज्यादा हार्डवर्क करना है। उस दिन का बात है और आज है, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वाह, बहुत बढ़िया सर। अगर सर आप बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं होते तो क्या होते? डेफिनेटली अगर मैं बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं होता तो मेरा एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब होता और मैं एक सरकारी जॉब होल्डर होके बैठता, अपनी जिंदगी होती, मेरे बाल बच्चे होते, मेरे सुनते मतलब जैसे हमने माही मूवी में देखा धोनी की कहानी, आपका केस थोड़ा सा अलग है। धोनी की कैसे पहले उसकी सरकारी नौकरी हुई, फिर उसने स्पोर्ट्स को चुना, आपने पहले ही स्पोर्ट्स को चुन लिया, बोला कौन सा आता हमारी। सही है।
ये सर एक और सर यंग स्पोर्ट्स पर्सन है, वो क्रिकेट खेलते हैं बेसिकली, लड़का 15 साल का है, तो उसका एक मैसेज है कि सर से उनकी डेली ट्रेनिंग के बारे में पूछिए कि सुबह कितने बजे उठते हैं, क्या क्या ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि अगर सपना देखो तो वर्ल्ड चैंपियन का देखो, ताकि आप उस लेवल से मेहनत करो। तो आप जरा उनको बताइए कि आपका डेली का ट्रेनिंग शेड्यूल क्या है, क्या हाँ, देखिए सबसे पहले ये होता है जब ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको सुबह उठना बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं कि आप ट्रेनिंग तो कभी भी कर सकते हो, सुबह उठना क्या होता है, जब आप सुबह उठते हो तो बहुत आपकी बॉडी पूरा फ्रेश होती है। अब जब उस अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हो तो आपका एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा होता है और आप अच्छा ट्रेनिंग कर पाओगे। और देखिए ट्रेनिंग का मिनिमम आप एक स्केड्यूल बनाइए, जैसे आपके पास आपके कोचेस होंगे वो ट्रेनिंग का स्केड्यूल बनाएंगे कि ये करना है, ये दिन में ये करना है हमें और ये करना है, और डिफरेंट ट्रेनिंग रहता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करो, क्योंकि कोच हर एक कोच एक स्किल पैटर्न और एक बेसिक स्किल पे जाता है कि ये क्रिकेट, अगर आप क्रिकेट में होती है, ये क्रिकेट का बेस है, ये बॉल है, ये पंच होता है, ये स्ट्रोक होता है, ये कवर होता है, ये मतलब जो स्ट्रोक होता है क्रिकेट में वो होते हैं। बट आपको अगर अलग होना है, जैसे धोनी सर जी हैं, उनका एक हेलीकॉप्टर स्ट्रोक है, वो यूनिक है, वो यॉर्कर को भी 6 मार देते हैं। तो वैसे आप अपने आप अंदर में डेवलप करो न्यू टेक्निक्स, न्यू थॉट प्रोसेस, जिससे आप हट के हो। धोनी, सचिन, कोहली बन चुके हैं, अभी आपको अलग से आपका एक नाम आगे बढ़ाना है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। तो आप फोकस रहो, अपने दिमाग का यूटिलाइज करो, कैसे और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग हो सकता है, कैसे न्यू स्टाइल हो सकता है, उसको डेवलप करो। जब आप हट के खेलोगे तभी आपका नाम हट के जाएगा और वो जो लेजेंड का लिस्ट है उसमें आप जुड़ सकते हो। आपका सबसे पहला फॉरेन ट्रिप? मेरा सबसे पहला फॉरेन टूर मलेशिया था और वो एक बहुत यादगार टूर था। जब डर नहीं लगा आपको कि क्या पता मेरे को कोई ठग तो नहीं रहा, मैं मलेशिया लेके जाऊंगा, मुझे कोई बेच देगा, ट्रैकिंग कर देगा? नहीं, वैसे एक पूरी टीम जाती है और लगभग 40-50 मेंबर्स की टीम थी, तो ऐसा तो लगता नहीं है। बट हाँ, ये था कि आप पहली बार फ्लाइट में बैठ रहे हैं तो हर कोई डरता है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है। आप जैसे बैठते हो तो फ्लाइट कभी कभी थोड़ा सा डाउनफॉल होती है तो लगता है कि फ्लाइट गिर गया, तो इस टाइप का डर होता है। और वहां जाने के बाद आप नए कंट्री में गए हो, एयरपोर्ट हो गया और बाहर निकलते हैं, अलग टाइप के इंसान को देखोगे। आप कभी उस टाइप के इंसान को देखे नहीं होंगे, वो स्किन वाइज या लैंग्वेज वाइज सब अलग होते हैं इंडियन के हिसाब से, तो देख के अलग लगता है। उसके बाद आप जब जाएंगे वो विलेज में जाएंगे, विलेज में जाने के बाद आपको अलग अलग चीजें रहेंगी, वो सब देख के वो अलग रहता है। हाँ, डेफिनेटली ये तो श्योर रहता है कि मैं ऐसे कोई ठगने वाला कोई नहीं है, बट ये रहता है कि ये है, जैसे मैं पहला गया था, पहले बार में मलेशिया में मैं हार गया था, क्योंकि मैंने जैसे कहा मुझे ऑडियंस और कैमरास और लाइट्स ये सब देख के मैं थोड़ा नर्वस हो गया था। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, हर कोई डरता है, हर कोई नर्वस होता है। केस भी देखा सर, स्टार्टिंग में 1-2 मैचेस वो कहाँ अच्छा चले थे, लेकिन उसके बाद आज ऐसा उन्होंने एक मुकाम हासिल करने की शायद आने वाली कई पीढ़ी तक उनका डेफिनेटली। और मेरा मानना यह है, नर्वस होना, डरना लाजमी है, और अगर वो अगर किसी खिलाड़ी के अंदर नहीं है तो वो अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते, क्योंकि जब आपके पास फेयर है तभी, अगर डर रहेगा तभी जाके आप थॉट दोगे नहीं मुझे ये करना ही करना है, उस अकॉर्डिंग आप हार्ड वर्क करोगे। अगर आपको डर ही नहीं है तो उसको ओवर कॉन्फिडेंस माना जाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस में आप बेस्ट रहो फिर भी आप कुछ गलतियां कर जाते हो। मेरा मानना है दिल में थोड़ा डर होनी चाहिए, जिससे आप अपने जो गोल्स है उसको अचीव करने का जज्बा रख पाओ, और वही होता है। बट ये डेफिनेटली वो था, वहां पर थोड़ा मैं नर्वस था, वहां से मुझे सीखने को मिला कि नॉर्मल सब कुछ चीजें हैं, खाली तुम्हें उसको अडॉप्ट करना है। जैसे आप इकबाल मूवी देखे होंगे, उसमें भी जब बॉलिंग देते हैं, छोटा कोर्ट रहता है, छोटा क्रिकेट स्टेज जैसे बड़ा देखता है तो बोलते मैं बॉलिंग कहाँ करूँ, बॉलिंग इतना गैप है, तब उसको समझाया जाता है कि उसको आप छोटे में देखो, आपको समझ में आया। सेम थॉट था, मैंने जब इतना लाइट्स में सब देखा तो मुझे थोड़ा नर्वस हुआ, फिर बाद में मैंने खुद समझा उस चीज को, नहीं ये सब तो चीजें ये अलग चीज है, हमें फोकस करना है कोर्ट में, जो करने आए हैं वो करें, बाकी सब होते रहेगा। तो ये देख के उसके बाद वो मैच था, मैं वहाँ मतलब लीग में ही हार गया। उसके बाद फिर सेकंड में थाईलैंड खेला, थाईलैंड मेरे 2 थर्ड प्लेस थे सिंगल डबल। उसके बाद 9 में खेला, मैं यंग वर्ल्ड चैंपियन बना। उसके बाद 10 में एशियन गेम खेला था मैं। उसके बाद ऐसे कर करके 14 में एशियन गेम में थर्ड प्लेस रहा, 18 में गोल्ड मेडल रहा, 22 में गोल्ड मेडलिस्ट रहा। हाँ, उस बीच में 2013 में वर्ल्ड चैंपियन बना था, 15 में वर्ल्ड चैंपियन, 17 में वर्ल्ड चैंपियन। तो मेरे ऐसे मैंने एक बार अपने माइंडसेट को सेट किया, उसके बाद से मैं आगे बढ़ता गया। तो डेफिनेटली ये सब होता है, बट अपार्ट फ्रॉम लाइफ और स्पोर्ट्स थोड़ी अलग है, बट एडॉप्ट करिए तो डेफिनेटली जो करना चाहते हो कर सकते हो। तो जब बात करते हैं डबल्स की, मतलब जब
एक पार्टनर के साथ खेल रहे होते हो, आप पूरे बेस्ट हो, 100% हो, लेकिन आपका पार्टनर ऐसी गलती कर बैठता है कि मन करता है उसको वहीं पर पकड़ के पीट दें। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, तो उस समय आप लोगों को कैसे कंट्रोल करते हो? वरना हम बहुत बार ऐसे यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देखते हैं ना कि जहाँ पर मतलब लड़ाई हो जाती है लिटरली, तो ऐसे में अपने को कैसे मैनेज कर सकते हैं? ये सब चीज होना लाजमी है। जब आप एक टीम गेम खेलते हैं तो टीम में सबसे पहले एक बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है और एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि चलो ठीक है, गलती हो रही है, हम उसे समझाएंगे, उसको फिर क्लेरिफाई करेंगे। तो जब हम ट्रेनिंग करते हैं, देखिए शुरुआती दिनों जब मैं डिस्ट्रिक्ट में खेला करता तो ऐसा होते थे, हम थोड़ा बहुत फ्रेंड में मारपीट होना, गाली उली, मतलब बातचीत में थोड़ा गुस्सा उस्सा होना, वो होता है। वो तब तो बॉन्डिंग बढ़ती है। अगर आप जितना लड़ोगे झगड़ोगे उतना अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उतना आप समझ पाओगे किसी गलती क्या है क्या नहीं है। तो वो शुरुआती दिनों में जब, लेकिन आप अगर देखा जाए, अगर अपना लेवल बताए कि वर्ल्ड लेवल में आप जब आप परफॉर्म करते हो कि नेशनल लेवल परफॉर्म करते हो, तो ये सब चीजें नहीं होती, क्योंकि आप पहले से ही ट्रेनिंग में वो सब चीजें करके आए रहते हो, तो अंडरस्टैंडिंग बना रहता है, गलतियां हो रहती है। अगर आपका अगर दिन उस दिन अच्छा है, ऐसा नहीं होता, कभी कभी होता है कि आप परफॉर्म करना चाहते हो नहीं होता है, परफॉर्म अच्छा नहीं होता है, बट सचिन 0 पे आउट होने के बाद फिर डबल सेंचुरी मार देता है। जो टीम होती है वो उस गेम को सपोर्ट करती है, विनिंग स्टेज पे लाके खड़ा करती है। सेम पैटर्न है। जिस दिन अगर मेरे पार्टनर का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो उस दिन मैं कवर करता हूँ। तो ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ आज मेरा नहीं हो रहा है, तो यू कैन टेक लीड, तुम आगे बढ़ो, तुम इनिशिएटिव लो। तो ये चीजें बॉन्डिंग की बहुत बातें होती है जो कि हम ट्रेनिंग में उसको सॉर्ट कर लेते हैं। अगर थोड़ा डाउनफॉल जा रहा हो तो मेरा पार्टनर मुझे कवर कर लेगा, अगर वो कम डाउनफॉल जा रहा है तो मैं कवर कर लूंगा। तो ये ईच अदर होता है, इसको लेके ही एक टीम बॉन्ड बनता है। और जो टीम बॉन्ड अगर आप अंडरस्टैंडिंग में रहते हो तो वो बेस्ट होता है। बहुत बढ़िया सर, ये बहुत अच्छा हमको सीखने मिल रहा है। और मेरा तो ये मानना है कि आपके जीवन से जो लेसन्स मिल रहे हैं, अगर हमारी ऑडियंस में से अगर किसी एक ने भी उसको अपनी जिंदगी में अपना लिया ना, तो हमारे हिसाब से हमारा इस शो का पर्पस फुलफिल हो जाएगा। बच्चों ने सर कोई एक ऐसा आपका कोई प्लेयर जिससे आप मिलने की बहुत चाह रखते थे कि बड़ा होकर इससे तो मुझे मिलना ही है, और आप उससे अगर मिले तो आपका कौन था वो और इसका क्या अनुभव था? ये बहुत, क्योंकि मैं जब बच्चा था तब शुरुआती में क्रिकेट खेला करता, तो मैं सचिन सर को मिलने का बहुत मेरा ये था कि मैं कभी अगर मौका मिले तो मिलूंगा। और वो मौका मिला। मैं जब टोक्यो ओलंपिक जीत के आया तब मैं उनसे मिलने गया। तो ऐसा होता है कि मुझे मिलना था उनसे, बट वो भी बहुत इंटरेस्टेड थे मुझे मिलने के लिए। तो जब मिले तब हमारी बहुत बातें हुई और उन्होंने भी बहुत अच्छी एडवाइस मुझे दी। तो ये एक मेरा वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था जो मैं बचपन से देखते आ रहा था। अब फाइनली मैंने 2021 में उसे पूरा किया। तो मेरे लिए एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट था वो। कोई और ऐसा पर्सनैलिटी जिससे आप मिलना चाहते हो और मिल नहीं पाए अभी तक? तो बहुत ऐसे तो बहुत होंगे, बट कोई एक और जिससे बहुत ज्यादा, इससे तो मिलना ही है। जैसे मेरे केस में बता बच्चन सर जी, जो कि उनसे भी, क्योंकि एज ए मैंने स्पोर्ट्स कैरियर में बहुत सब मिला है, बट एज ए एक्टिंग, एज ए फिल्म दुनिया में मैंने बहुत कम से मिला है। तो मेरा वही है कि मैं उससे मिलूं, क्योंकि वो एक लेजेंड है और हम बचपन लिविंग लेजेंड अभी तो उनको मिलने मेरा एक है, क्योंकि अब तक हमारी हुई नहीं है। आई होप पेरिस के बाद आपको मिल जाएंगे। आज तक का आपका सबसे यादगार मैच? मेरा सबसे यादगार मैच ऑफकोर्स पेरिस, जब मैं टोक्यो में जीता था तब का था, क्योंकि वो एक मूवमेंट था जहाँ पर मेरा सपना था 20 साल से और मैंने उसे कंप्लीट किया। वो मेरा बहुत नाजुक मूवमेंट है और बहुत ही, मतलब वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता वो मूवमेंट में क्या फील रहता है, क्या रहता है। बट वो मूवमेंट मैंने जो 20 साल से जो सपना देखा उसे मैंने पूरा किया। और मैं वहां पर अपने लिए नहीं गया था, पूरे पैरा कम्युनिटी के लिए गया था। वो मैच जीतने के बाद मुझे बहुत खुशी मिली कि ये हुआ। डेफिनेटली वो जीतने के बाद हमारे पैरा बैंडर को बहुत रिकॉग्नाइज मिला और बहुत बूम किया इंडिया में। वो इंडिया नहीं, नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड में भी बहुत क्रेज है इंडियन पैरा बैडमिंटन का। तो सबसे टफ कंपटीशन? सबसे टफ कंपटीशन मुझे लगता है कि जब मैं 2013 में मैं डबल्स खेल रहा था, तब हमारा एक मूवमेंट था जहां पर हम बहुत हार रहे थे। आई थिंक बहुत डाउन थे, 8-13 से डाउन थे। उसको हमने रिकवर करके डबल्स में पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बने थे 2013 डॉर्टमंड जर्मनी में। तो वो एक मेरा बहुत टफेस्ट था। और उसके बाद फिर हमने वो उस गलतियां को रिकवर किया और उस पर काम किया। आने वाले 5 सालों में आप भारत को स्पोर्ट्स में कहाँ देखते हैं, एंड हमारे संबलपुर को कहाँ देखते हैं? आने वाले समय में 5 सालों में भारत टॉप 5 कंट्री में से एक स्पोर्ट्स
टॉप 5 कंट्रियों में रहेगी अपनी भारत एज ए स्पोर्ट्स में। और डेफिनेटली जिस तरीके से भारत काम कर रहा है, जिस तरह से स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहा है, अब्रॉड ट्रेनिंग सारे एथलीट को फैसिलिटी मिल रहे हैं, जो भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है वो बहुत ही इजीली एक्सेस हो रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे कोचेस हैं जो कि फॉरेन से इंडिया आ रहे हैं, जो कि इंडिया के लिए बहुत बेनिफिट हो रहा है। इंडिया से बहुत स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मतलब विदेशों से इंडिया में आ रहे हैं। जैसे कि आपने हाल ही में आई थिंक 20 से पहले 73 लाख का एक जेवलिन का ट्रेनिंग इक्विपमेंट नीरज चोपड़ा के लिए आया हुआ था, जो कि बेनिफिट मिला नीरज चोपड़ा को भी। तो वो भी तो बहुत सारी चीजें इंडिया में हो रही है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में टॉप 5 कंट्री में से एक कंट्री भारत होगी, जो कि वर्ल्ड में आगे आएगी। और डेफिनेटली संबलपुर अभी हमारा भी स्पोर्ट्स में ग्रोथ कर रहा है, और आने वाले समय डेफिनेटली हम एक उभरता हुआ डिस्ट्रिक्ट देखेंगे हम उड़ीसा में। और जिस तरह, क्योंकि मैं भी संबलपुर में 6-7 साल रह के गया हूँ, यहाँ पर खेला हूँ, यहाँ से बड़ा हूँ, और यहाँ पर भी स्पोर्ट्स का क्रेज अच्छा खासा है। और मुझे लगता है आने वाले समय में हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे निकलेंगे जो कि देश विदेशों में अपना नाम रोशन करेंगे, संबलपुर का नाम आगे बढ़ाए। आने वाले समय में सर भी आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, क्या टारगेट लेके चल रहे हैं? डेफिनेटली आने वाले समय में आप सबको पता ही है तो पेरिस 2024 ही है, अगस्त में है। पेरिस ओलंपिक में अगर मुझे जाना मिला, क्योंकि अब तक हमारी क्वालिफिकेशन चल ही रही है, तो अगर मुझे मौका मिल गया तो डेफिनेटली जो पूरा भारत, पूरा उड़ीसा, पूरा संबलपुर, पूरा बरगढ़ जो चाह रहा है कि मैं जाऊं तो गोल्ड लेके आऊं, तो वही मैं उसी में लगा हुआ हूं। और डेफिनेटली मैं कभी किसी को निराश नहीं करूंगा। मेरे बिहाफ से मैं पूरा लगा हुआ हूं और उस मंजिल को हासिल करने का मेरा जज्बा है। आपके जाने के बाद सर आप भारत में स्पोर्ट्स के लिए क्या छोड़ना चाहते, क्या लेगेसी छोड़ के जाएंगे आप? जैसे कि मैंने बताया, मेरे जाने के बाद मुझे लगता नहीं कि मैं जाऊंगा जल्दी। हम भी प्रे करेंगे कम से कम 100 साल तो आप जिए। तो मेरा यही है कि जो मैं सीखा हूँ बाहर में जाके, एक्सपीरियंस जो मुझे मिला है, जो टूर्नामेंट खेल के मुझे एक्सपीरियंस मिला है, वो मैं शेयर करूँ अपने कोचिंग के जरिए, या जो मेरा सपना है कि अपने गांव में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, सब जगह पे एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूं, जहां पर सारे बच्चे ट्रेनिंग कर पाए, सुविधा मिल पाए जो मुझे नहीं मिला। और सब मुझे याद करे मेरे जाने के बाद कि नहीं, प्रमोद भगत था जिसके कारण हमारे गांव में ये डेवलप हुआ, यहाँ से बच्चे आज आगे बढ़ रहे हैं, और प्रमोद ने जो रास्ता बनाया था उस रास्ते पे जाके वो देश का नाम होता है। बहुत बढ़िया सर। तो सर हमको आपसे बहुत कुछ सीखने मिला आज के इस एपिसोड में। हमारा तो वैसे मन ही नहीं कर रहा कि आपके साथ हम बातचीत बंद करें। लेकिन सर समय की मर्यादा है। तो सर जाने से पहले आप जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए कुछ एक मैसेज अगर देना चाहें तो सर प्लीज। देखिए, लाइफ, स्पोर्ट्स बहुत अलग अलग चीजें हैं, बट आप हर जगह में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एज ए स्पोर्ट्स पर्सन में हो, बट अगर देखा जाए, अगर आप हार्डवर्क करते हैं तो लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, स्पोर्ट्स में आगे जा सकते हैं। एज ए मैं स्पोर्ट्स पर्सन, तो मैं स्पोर्ट्स का आपको एडवाइस दूंगा कि स्पोर्ट्स में आज के डेट में बहुत स्कोप है। स्टेट हो गया, ऐसे उड़ीसा स्टेट अब आज के डेट में वर्ल्ड में प्रसिद्ध है अपने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, स्पोर्ट डेवलपमेंट को लेके। बाहर से आदमी आके स्पोर्ट्स के लिए बहुत प्रेज कर रहे हैं उड़ीसा को। तो अगर आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो आप मन लगा के मेहनत करिए और आगे बढ़िए। डेफिनेटली स्पोर्ट्स में अभी उड़ीसा में स्पेशली इतना स्कोप है, इंडिया में इतना स्कोप है, जहाँ पर आप अपना गोल सेट करके अपना गोल अचीव कर सकते हैं। और खाली आपको एक छोटा सा सोच को आगे बढ़ाना है, जिससे आप, हाँ मैं स्पोर्ट्स खेलूंगा, स्पोर्ट्स में कुछ करूंगा, देश के लिए कुछ करना है, मैं अपने स्टेट के लिए कुछ करूंगा, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ करूंगा, अपनी फैमिली कुछ करूंगा, और आप वो कर जाओगे। क्योंकि हमें एक सोच को डेवलप करना होता है, एक थॉट को लेना पड़ता है, आगे बढ़ना होता है, उस पर हम जरूर उसको मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो आगे बढ़िए, बी कॉन्फिडेंट, बिलीव योर सेल्फ, और जितने भी हर्डल्स है उसको इग्नोर करके आगे बढ़ते जाइए। जो मैंने किया वैसे करिए, और डेफिनेटली आप जो लक्ष्य रख के, जो एम रख के जाएंगे, उस एम पे आप जरूर पहुंचेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे आपके हमारे सबके प्रमोद भगत जी। ऐसे ही शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराते रहेंगे। नेक्स्ट गेस्ट आप किसको चाहते हो, कमेंट में प्लीज उनका नाम लिखिएगा। कोशिश करेंगे अगला एपिसोड उन्हीं के साथ करें। एक बार फिर से सर पूरे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बिजी शेड्यूल से आप हमारे लिए समय निकाल के आए, आपके सदैव आभारी रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।